हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का प्रश्न है वह टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए चलाए जा रहे पेड आंसर राइटिंग बैच का हिस्सा है। इसके अंतर्गत करेंट अफेयर के तहत डे 2 के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित प्रश्न पर आंसर राइटिंग करवाया था और यह जो कॉपी है वह पेड आंसर राइटिंग बैच में जुड़े हुए एक अभ्यर्थी की कॉपी है और इन्होंने आंसर को काफ़ी बेहतर तरीके से लिखा है, इसीलिए इनके मॉडल आंसर, इनके आंसर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किए जाने के संदर्भ में चुनावी बॉन्ड का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्या आपको लगता है कि राज्य के द्वारा चुनावी वित्त पोषण चुनावी बॉन्ड का बेहतर विकल्प हो सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। देखिए, चुनावी बॉन्ड से संबंधित एक प्रश्न को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उस प्रश्न और इस प्रश्न में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न का दूसरा सेक्शन पूरी तरीके से डिफरेंट है और हमने कोशिश किया है कि इस प्रश्न के अंतर्गत लगभग 3 प्रश्न ऐड हो सके। जैसे पहला सेक्शन, इसमें क्या है? पहला सेक्शन है चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं। देखिए, इस आंसर को देखने के बाद आपको यह भी आइडिया लग पाएगा कि एक बेहतर आंसर को किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि यह भी आंसर एक अभ्यर्थी के द्वारा ही लिखा गया है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो पाएगी कि किस प्रकार से एक बेहतर आंसर लिखा जाता है। ठीक है, पहला सेक्शन है चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं। दूसरा सेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड के द्वारा दिए गए निर्णय का आलोचनात्मक मूल्यांकन और तीसरा सेक्शन राज्यों के द्वारा चुनावी वित्त पोषण चुनावी बॉन्ड का बेहतर विकल्प हो सकता है, हाँ या ना। अगर आपको लगता है कि हाँ बेहतर विकल्प है तो क्यों, पक्ष में तर्क दीजिए। आपको लगता है नहीं बेहतर विकल्प नहीं है तो क्यों नहीं, उसके पक्ष में तर्क देना है। ठीक है, तो प्रश्न अपने आप में जो है वह मल्टी डायमेंशन आपको प्रश्न में दिख रहे होंगे और कई सारे पहलू यहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न को मैं इसका उत्तर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चुनावी बॉन्ड, चूंकि प्रश्न का पहला सेक्शन है कि चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, तो चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला गुमनाम दान का रूप है जिसमें खरीदार या भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता तथा अंततः राजनीतिक दल ही इसका असली मालिक बन जाता है। इसे वित्त विधेयक 2017 के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, इसका यहाँ पर डिफिनीशन हो गया। बेसिकली जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो उन्होंने 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड को पेश किया था। ठीक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। ठीक है, कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी इस पर अपने राय प्रकट करते हुए इसके पक्ष तथा विपक्ष में अपने तर्क दिए हैं तथा उन्हें मूल्यांकित करने का प्रयास भी किया है, जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि चुनावी बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया तो उसके पश्चात देखेंगे कि अभी भी आपने देखा होगा कि कई बार जो अभी सत्तारूढ़ दल है बीजेपी के कई सारे मिनिस्टर्स के द्वारा चुनावी इलेक्ट्रल बॉन्ड के फेवर में स्टेटमेंट दिए गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनावी बॉन्ड को लाया ही गया था चुनावी चंदे में पारदर्शिता के लिए, चुनावी चंदे में काले धन को कम करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे कि कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के अगेंस्ट में हैं। सारे विपक्षी दल, इसके अलावा कई सारे राजनीतिक विश्लेषक चुनावी बॉन्ड को काले धन का एक बहुत बड़ा जरिया बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर हमें मूल्यांकन करना जरूरी है और प्रश्न की भी यही डिमांड है। आइए चुनावी बॉन्ड के पक्ष में तर्क हम लोग देखते हैं। यह पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा देता है। अभी हमने बताया ना कि अगर आप सत्तारूढ़ दल के कई सारे मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट सुनेंगे, कल परसों नितिन गडकरी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, इसके पहले गृह मंत्री के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनावी बॉन्ड को चुनावी चंदे में पारदर्शिता के लिए लाया गया था। तो यह एक इसके पक्ष में तर्क है। दूसरा, इसमें दाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित होती है, क्योंकि दाताओं की जो गोपनीयता है पूरी तरीके से एसबीआई के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं पब्लिक डोमेन में ये सारे
रिकॉर्ड नहीं आ पाते हैं, और जब पब्लिक डोमेन में यह रिकॉर्ड पब्लिकली नहीं हो पाएगी तो कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि किस राजनीतिक दल को किसने चंदा दिया है। हाँ, यह डेटा जो है, चूंकि एसबीआई से बॉन्ड खरीदना होता है तो यह डेटा जो है वह एसबीआई के पास रहता है। ठीक है, अगला, यह काले धन के खिलाफ लड़ाई में कारगर है। इसे देना अथवा ना देना व्यक्तिगत या सामूहिक स्वेच्छा का विषय है। तो ये सारे चुनावी बॉन्ड के पक्ष में तर्क हैं। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट के रूप में डायग्राम चार्ट बनाकर लिख दिया। अब इसे पॉइंट वाइज इन्होंने यहाँ पर डिफाइन भी किया है, और एक बेहतर आंसर यही होता है, अगर आप डायग्राम के रूप में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप हेडिंग नहीं दीजिए, बिना हेडिंग दिए इसको एक्सप्लेनेशन उसी प्रकार से करना है जहाँ जिस प्रकार से यहाँ इन्होंने किया है। ठीक है, ये जो हमारा पेड आंसर राइटिंग बैच है 17वीं बीपीएससी का, जो मैं 10 लॉन्च से हमारे द्वारा लॉन्च किया गया था सक्षम 1, तो उस बैच में जुड़े अभ्यर्थी की कॉपी है। काफ़ी शानदार उन्होंने आंसर को लिखा है, प्रश्न के सभी डायमेंशन को इन्होंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, इसीलिए इनकी कॉपी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ताकि आप लोग भी देखकर सीख सके कि किस प्रकार से हमें आंसर राइटिंग करनी है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर बल देते हैं कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 70% फंडिंग अज्ञात स्रोतों से आती है। इस मायने में जब चुनावी बॉन्ड सिर्फ एसबीआई के माध्यम से बॉन्ड की अनुमति देता है, और वह भी सिर्फ केवाईसी मान्य व्यक्तियों को। कई राजनीतिक विशेषज्ञ गोपनीयता के दृष्टिकोण से इसे बेहतर बताते हैं तथा दाताओं को राजनीतिक विरोधियों के द्वारा धमकी या उत्पीड़न से बचने का एक बेहतर विकल्प बताते हैं। अगला पॉइंट है, कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनावी चंदे की पुरानी व्यवस्था के तहत धन के अवैध साधनों का उपयोग करके भारी मात्रा में राजनीतिक दान नकद में दिया जाता था। चुनावी बॉन्ड से दानदाताओं से स्वच्छ धन आना सुनिश्चित होगा। ठीक है, सुनिश्चित, इस प्रकार से सुनिश्चित होगा, यह ग्रामेटिकली एरर लिखा हुआ है। ठीक है, कई राजनीतिक विशेषज्ञ चुनावी चंदे को स्वैच्छिक दान का एक बेहतर तरीका मानते हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने हिसाब से दे सकता है। तो ये सारे क्या हैं, चुनावी चंदे के पक्ष में पॉइंट जाते हैं। अब इसके विपक्ष में भी हमें पॉइंट को देखना है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किए जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। और अगर प्रश्न आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाए, आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो तब उसमें आपको पक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी स्टेटमेंट देना होगा। किसी भी चीज़ का आलोचनात्मक मूल्यांकन तभी हो पाएगा जब उसके पॉजिटिव निगेटिव सभी पहलुओं से आप अवगत होंगे, और पॉजिटिव निगेटिव सभी पहलुओं से अवगत होते हुए इसका एनालिसिस आपको करना होगा। तो उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से हमने कई तरीकों से चुनावी बॉन्ड को बेहतर संदर्भ में समझने का प्रयास किया, परंतु कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके नकारात्मक बिंदुओं को भी संदर्भित किया है, जिसे आलोचना के रूप में निम्न रूप में देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है और कितना बेहतरीन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आइए इसके विरोध में तर्क। पहला, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। दूसरा, यह समानता के अधिकार का हनन करता है। कैसे, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को ज़्यादा चंदे मिले हैं, और स्वाभाविक है कि कई अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, जब एसबीआई के द्वारा पब्लिक डोमेन पे चुनावी चंदे की लिस्ट जारी की गई, तो उसमें कई सारे ऐसे कंपनीज भी हैं कि अगर आजकल उन कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी है तो उसके कुछ दिनों के बाद उसी कंपनी के द्वारा चंदे दी गई सत्तारूढ़ दल को, यानी कि ईडी के द्वारा जो केस चलाया जा रहा है उसको दबाने का प्रयास किया गया चंदे के माध्यम से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सत्तारूढ़ दल को ज़्यादा चंदे मिल पाएगी और अन्य राजनीतिक दल को कम चंदा मिल पाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो फाइट होती है इलेक्शन के दौरान, वह समानता के आधार पर फाइट नहीं हो पाएगी। एक दल के पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति होगी और दूसरा दल जो होगा वह चंदे के लिए भटक रहा होगा। तो इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक फाइट जो है वह कम होगी और समानता के अधिकार का भी वह हनन होगा। यह संविधान के आर्टिकल 19 और सूचना के अधिकार का हनन करता है। आपने इस बात को आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का संवैधानिक घोषित करने से लेकर, उसी में उन्होंने स्पष्ट कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए उसके तहत
यह जो है वह असंवैधानिक है और मौलिक अधिकार का हनन करता है, सूचना के अधिकार का भी हनन करता है, क्योंकि उसके तहत पब्लिक डोमेन में सूचना प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती है। इसके माध्यम से विपक्षी दलों की आंकड़ों की गोपनीयता को खतरा। स्वाभाविक है कि अगर चूंकि एसबीआई के पास सारे डेटा है और विपक्षी दलों को कौन चंदा दे रहा है, यह भी डेटा से एसबीआई के पास जाएगा। अब एसबीआई के माध्यम से सरकार यह जान पाएगी कि विपक्षी दलों को कौन सी कंपनी चंदा दे रहा है और उन कंपनियों पर प्रतिशोध के रूप में कार्रवाई की जा सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड को से लेकर उन कंपनियों को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है और इससे गोपनीयता भंग हो सकती है। इससे धनवान लोगों की राजनीतिक पैठ होने की संभावना है। स्वाभाविक है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का कंसेप्ट इससे उभर कर सामने आएगा। इससे नीतियों में पक्षपात की भी संभावना है। स्वाभाविक है कि जो भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करेगी वह चाहेगी कि हमें ठेके मिले, और मिला भी है। ऐसा ही पब्लिक डोमेन में जो नोटिस आई है उससे स्पष्ट भी होता है। इसके अलावा वह चाहेगी कि हमारे फेवर में सारी चीज़ें यहाँ पर की जाए। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पर पक्ष विपक्ष में तर्क यहाँ पर पूरी तरीके से हो गया है। उपर्युक्त संदर्भों में हमने इसके आलोचना के कुछ तत्वों को भी रेखांकित किया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कई बार राज्यों के द्वारा, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अंडरलाइन किया गया है, महत्वपूर्ण वाक्यों को अंडरलाइन किया गया, महत्वपूर्ण वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आंसर, ताकि एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए ये आप सीख सके। एक अभ्यर्थी के द्वारा किस प्रकार से आंसर लिखी जा रही है और किस प्रकार के अभ्यर्थी आपको चैलेंज करने वाले हैं इस मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, वो आप देख सके और उनके तरीके से आप भी आंसर राइटिंग कैपेसिटी डेवलप कर सकें। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कई बार राज्यों के द्वारा चुनावी वित्त पोषण को भी विचार में लाया जाता रहा है। राज्यों के द्वारा चुनावी वित्त पोषण एक ऐसे तंत्र को संदर्भित करता है जिसमें चुनाव लड़ने की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। राज्यों के द्वारा चुनावी वित्त पोषण, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रल फंडिंग जो की जाएगी वह स्टेट के द्वारा की जाएगी, वह गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित राय दिए जा सकते हैं। देखिए, इसके पूर्व कई सारी ऐसी कमेटियां गठित हुई है जिन्होंने राज्यों के द्वारा चुनावी वित्त पोषण की चर्चा की है। इंद्रजीत गुप्ता समिति, विधि आयोग, सेकंड ARC, इन सभी ने चुनावों में राज्यों के द्वारा वित्त पोषण को सही ठहराया और स्टेट फंडिंग जो इलेक्शन के दौरान की जाती है उसको इन्होंने उचित ठहराया है। अब इसके पक्ष विपक्ष में तर्क को देखते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे कुछ संदर्भों में अपने विचारों को रखा है। यह असीमित धन की व्ययता को कम करेगा। इलेक्शन में क्या होता है कि अभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक एक कैंडिडेट जो है वह करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। भले ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक सीमा तय कर दी गई है, लेकिन करोड़ों रुपया वे विधानसभा लोकसभा के चुनाव में खर्च करते हैं। लेकिन अगर स्टेट के द्वारा फंडिंग की जाएगी तो जो असीमित धन खर्च हो रहा है उस पर अंकुश लग पाएगा। यह चुनाव लड़ने वाले सभी दलों को आर्थिक तौर पर समानता मुहैया कराएगा। स्वाभाविक है कि चाहे वह कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, उनके अस्तित्व और वोट प्रतिशत के आधार पर उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला, इससे नीतियों के स्वरूप में पक्षपात नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई कंपनी जो डायरेक्ट किसी पार्टी को फंडिंग नहीं करेगा, कंपनी जो है वह पहले स्टेट को फंडिंग करेगी। एक वैसा डोमेन ट्रस्ट बना होगा, डोमेन बना होगा जहां पे कोई भी पब्लिक या कोई भी कंपनी चाहे तो वहां पे फंडिंग जमा कर सकती है और फिर उस फंड को डिवाइड किया जाएगा सारे राष्ट्रीय पार्टी और स्टेट पार्टी के अकॉर्डिंग, कुछ डायमेंशन बनाकर। ठीक है, धन बल के खत्म होने से राजनीतिक दलों में दूरदृष्टि का संचार एवं विकासात्मक कार्यों को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह स्टेट फंडिंग के पक्ष में तर्क है। वहीं कुछ विश्लेषक राज्यों के द्वारा चुनावी वित्त पोषण को नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। इससे टैक्स देनदारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा दुरुपयोग की संभावना है, विभिन्न दलों के बीच वित्तीय आवंटन में परेशानी होगी कि किस प्रकार से किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग ने भी इसके विरुद्ध अपनी राय रखी है। 2001 ईस्वी में जो गठित हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय संविधान की कार्यस्वरूपों की समीक्षा के लिए, तो उन्होंने इसके विरोध में राय रखी है। ठीक है, तो इसके स्टेट फंडिंग के पक्ष और विपक्ष में यहाँ पर तर्क पूरी क्लियरली हो चुका है। अंततः अब ये निष्कर्ष लिख रहे हैं,
अंततः उपर्युक्त सभी संदर्भों में हमने उन सभी पक्षों का अवलोकित करने का प्रयास किया जो विश्व के इस महान लोकतांत्रिक देश भारत की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव पद्धति के लिए वित्तीय सहभागिता से संबंधित हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अपनी व्यवहारिकता में सही है, अतः भारतीय चुनाव की वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय ग्रामेटिकली एरर है, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन में राज्य वित्त पोषण काफ़ी हद तक सही है, परंतु इसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है, अन्यथा इसके लिए विचार विमर्श के द्वारा उचित व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर फिनिश हुआ। इस वीडियो को डिस्कस करने के पीछे हमारा यही पर्पस था, चूँकि यह जो कॉपी है वह हमारे पेड आंसर राइटिंग बैच में जुड़े हुए अभ्यर्थी की कॉपी है और उनका आंसर अच्छा लिखा हुआ था, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ताकि बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए उसके सभी डायमेंशन को आप लोग समझ सकें और एक एक प्रश्न के जितने सेक्शन प्रश्न पूछे जाए, जितने सेक्शन के अंतर्गत, उन सभी सेक्शन पर किस प्रकार से फोकस करना है इसके बारे में भी चर्चा आप लोग किस कॉपी के अंतर्गत कर सके। तो इस प्रकार से आज का वीडियो डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो टॉपिक है वह आपको करेंट अफेयर के साथ साथ पॉलिटी सेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। और यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रश्न के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण डायमेंशन को भी हमने यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।